हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नाथुला पास को आपको जाकर के सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पुलिकट लेक से रिलेटेड। तो पुलिकट लेक को अगर हम मैप में व्यू करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि हमारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। हमारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर 3 इंपॉर्टेंट लेक है, जिसमें चिलिका लेक, कोलेरू लेक एंड पुलिकट लेक। पुलिकट लेक का अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है आफ्टर चिलिका लेक। पुलिकट लेक जो है वो इंडिया के 2 स्टेट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में एक्सटेंडेड है, लेकिन इसका जो मेजोरिटी पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, इसलिए इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कौन सा स्पोर्ट्स होता है जिसका नेम है टेनिस। टेनिस के इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्टिसिपेशन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने वैक्सीनेशन अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया है और ऑस्ट्रेलिया कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए वापस उनको ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर कर दिया गया है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि टेनिस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट 4 ओपन हैं उनके नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट ईयर अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स का भी पेपर देखा है तो उसमें भी स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो न्यूज़ है वो वैक्सीनेशन को लेकर के है। हमें पता है 1 ईयर कंप्लीट हो गए हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट हुए। 16 जनवरी 2021 को ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और वो 2 पर्सन जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगी थी, जिसमें एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर गौतम बंसाली जो बॉम्बे में डॉक्टर हैं, और एक है एम्स के सैनिटेशन वर्कर जिनका नाम है मनीष कुमार। इनको सबसे पहले फर्स्ट डोज दी गई थी। फर्स्ट डे को फर्स्ट जो डोज है, फर्स्ट शॉट जो है वो इनको दिया गया था। ये नेम जो है वो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको याद रखने हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारी कंट्री को एड्रेस किया और उन्होंने ये बोला कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप एडल्ट जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी बात करो तो 70% जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन दोनों डोज वो ले चुके हैं। इसके अलावा जल्द ही जो हमारे यंगर किड्स हैं उनको भी इस कवरेज का पार्ट बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ने सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट को एक बात बोली है कि हमने किसी को भी फोर्स नहीं किया है वैक्सीनेशन लेने के लिए, और ना ही वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसको हमने कहीं पर मस्ट किया है। यहाँ पर आरबीआई ने कुछ डाटा पब्लिश किए हैं। ये जो आर्टिकल है, आरबीआई ने कुछ डाटा पब्लिश किए हैं। अभी 5 स्टेट्स में हमारे यहाँ पर इलेक्शन है, तो उन पे अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि पोल बाउंड स्टेट्स में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अलग अलग सेक्टर को लेकर के यहाँ पर डाटा पब्लिश किए गए हैं, जैसे कि हेल्थ स्पेंडिंग की बात की गई है। तो हेल्थ स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया का 2016-17 में था 4.6 और अब 2021-22 में हो गया है 5.5। यहाँ पर अदर स्टेट की बात करें तो थोड़ा सा किसी में इंक्रीज किसी में डिक्रीज, लेकिन नेशनल एवरेज से थोड़ा कम ही वहाँ पर देखने को मिला है। गोवा स्टेट जो है उसमें हाई देखने को मिला है, उत्तराखंड में हाई देखने को मिला है, लेकिन 2 मेजर स्टेट पंजाब एंड उत्तर प्रदेश जो है उसमें कम ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन की बात की गई है, जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। पेज नंबर 2 पर है ये डाटा। एजुकेशन स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में ओवरऑल 14.3 था, अब 13.9, मतलब डिक्रीज हुआ है एजुकेशन स्पेंड में। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो अदर स्टेट से रिलेटेड डाटा दे रखे हैं तो इसमें पंजाब में कम है नेशनल एवरेज से, और जो यूपी है वहाँ पर भी नेशनल एवरेज से कम है। यहाँ पर स्टेट वाइज एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन रेट्स की बात की गई है, तो ऑल इंडिया की इन्फ्लेशन रेट है ये, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी लगभग नेशनल एवरेज के बराबर। और यहाँ पर दूसरा जो स्टेट जो मेजॉरिटी स्टेट है पंजाब, वहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है अभी प्रेजेंट टाइम में जो 5 स्टेट जिसमें जो
उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा बिलोंग करता है पार्लियामेंट से भी, क्योंकि पार्लियामेंट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीट है, तो एक तरीके से पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है वो भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया है कि वहाँ की एक टाइग्रेस जिसको कोलार वैली या फिर T15 के नाम से जानते थे, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका जब रिसर्च हुआ कि किस कारण से उनकी डेथ हुई, तो एज की वजह से जो उनकी इंटेस्टाइन है उन्होंने वर्क करना कम कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। पेंच टाइगर रिजर्व के यहाँ पर बात की गई है, तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है MP और महाराष्ट्र दोनों में एक्सटेंडेड है। यहाँ पर से पेंच रिवर फ्लो होती है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ देखिए पेज नंबर 3 पर अगर आप देखोगे तो दिल्ली गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड जीरो एमिशन बसेज को वो पहली बार दिल्ली की रोड्स पर 100% इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बसेज को इंट्रोड्यूस कर रही है। क्या क्या फ़ायदा होगा? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, जीरो स्मोक होगा, 100% इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। ये जो बसेज हैं वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के अकॉर्डिंग भी वर्क करेंगी। इसके अलावा पिंक सीट होंगी लेडीज के लिए। ओके, CCTV कैमरास होंगे, पैनिक बटन्स होंगे ताकि वीमेन की जो सेफ्टी हो उसको इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहां देखिए नेक्स्ट न्यूज, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर यह है कि अभी उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पर हमारे PM ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि काली रिवर का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। लिपू लेक वाला एरिया जो हमारे इंडिया का पार्ट है वहां पर भी हम रोड कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो नेपाल की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि आपको पता है कि लिपू लेक वाला एरिया जो है वो कन्फ्लिक्ट एरिया है, और काली रिवर के ईस्टर्न पार्ट पर, क्योंकि काली रिवर जो है वो एक तरीके से बॉर्डर डिसाइड करती है इंडिया और नेपाल के बीच में, तो अगर ईस्टर्न पार्ट पर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लेकर के आओगे तो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है उनमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। अभी हमें पता है कि नेपाल के जो PM है वो इंडिया की विजिट पर आने वाले थे, लेकिन गुजरात का जो वाइब्रेंट समिट है वहाँ पर, लेकिन अब कोविड की वजह से हो सकती है कि उनकी जो भी उनकी विजिट थी वो ना हो पाए, और कुछ ऐसे डिस्कशन हो सकते थे जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशन है वो और अच्छे से मेंटेन हो पाते। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया जिसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन में कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिले। अब आपको काली रिवर जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। काली रिवर का जो ओरिजिन है, उसकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, किसकी वो काली रिवर जो ट्रिब्यूटरी है ये आपको बताना है। यहाँ पर इंडिया ने 1000 हाउसेज जो है वो इंडियन ओरिजिन के जो तमिल पर्सन है उनको ये हाउसेज सौंपे हैं, एक तरीके से उनको हैंड ओवर की हैं। और पोंगल जो फेस्टिवल है उस पर, तो पोंगल फेस्टिवल आपको पता है हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जिसको अदर एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहाँ पर उसको शिशुर संक्रांति के नाम से, कहीं पर उसको माघ बिहू के नाम से असम में, या फिर मकर संक्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। तो पोंगल के बारे में इसके रिलेटेड जो मैप है उसको हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये आपके जो अदर नेम है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेंस में GS पेपर 1 जो है उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपके नाम जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रसिया और यूक्रेन इशू को लेकर के है। हमें पता है कि दोनों के बीच में बॉर्डर वाले एरिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी लास्ट वीक अगर हम बात करें तो रशिया और वेस्ट यूरोपियन सिक्योरिटी के अलायंसेज मिलकर के एक डिस्कशन हुआ, हालांकि उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। उसमें US की तरफ से भी जिनेवा में ये टॉक हुई, जिसमें US की तरफ से भी पार्टिसिपेशन हुआ, रशिया की तरफ से भी थे, इसके अलावा नाटो एलीज भी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर यूरोप, इसकी तरफ से भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे और उनके बीच में डिस्कशन हुआ। हालांकि जो रिजल्ट है वो कुछ नहीं निकला, लेकिन अगर हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करें तो इसमें अगर हालांकि कुछ रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन कम से कम जो टॉक्स हैं वो बंद नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि अब ये बोल दिया गया कि नहीं अब दोबारा हमारे बीच में कोई भी इस तरीके की टॉक्स नहीं होंगी। टॉक्स होंगी, हालांकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जब दोबारा से टॉक्स हों तो उसमें कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स निकले। हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट है, और 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट है उसको एनेक्स कर लिया था, जिसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। US जो है
वो रशिया को काउंटर करना चाहता है यूक्रेन को नाटो का पार्ट बना करके, और रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का एक इंटीग्रेट पार्ट था। बाद में 1991 के बाद में ये एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हुआ, तो आप इसको नाटो में एक तरीके से इंक्लूड मत करो, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। देखो, यूएस की अगर हम बात करें तो रशिया के साथ में अगर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो इसकी वजह से यूएस के लिए बहुत सारे कन्फ्रंटल डिस्प्यूट जो है वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि एक तरफ जो यूएस है वो नॉर्थ कोरिया से भी लड़ने का ट्राई कर रहा है, चाइना को भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और एक अपना एक नया एनिमी क्रिएट कर लेगा रशिया को काउंटर करके। तो यूएस को एक तरीके से जो एग्रीमेंट है या फिर टॉक्स के थ्रू ही इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्रिप्टो को लेकर के है। इसमें जो राइटर हैं वो ईडी डायरेक्टर रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं। उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो जो है वो ना एक करेंसी है ना ही एक एसेट है। करेंसी की उन्होंने डेफिनेशन दी है कि देखो, जब भी कोई करेंसी होती है तो उसमें कुछ कंट्री से रिलेटेड एक तरीके से उसकी एक वैल्यू होती है, और वैल्यू के बदले में उसको कुछ मिलता भी है। मान लो आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ मनी मिलेगा। इसके अलावा एक कंट्री जो है उसको रिकॉग्निशन देता है, एक इंपोर्टेंट उसके ऊपर साइन होते हैं। ये करेंसी की एक पहचान होती है। एसेट की क्या पहचान होती है कि जब भी आप किसी एसेट्स को बेचते हो तो उसके बदले में आपको कुछ टेंजिबल वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर क्रिप्टो की बात करें तो ना तो करेंसी और ना एसेट है, मतलब इस तरीके की उसको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है। हमें पता है कि क्रिप्टो जो है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। मतलब जैसे गेम में आप गेम खेलते हो और गेम में आपके जो पॉइंट्स बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्रिप्टो को भी आप ऐसे मान सकते हो। इसमें जो राइटर हैं उन्होंने हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनको थैंक्स बोला है कि उन्होंने सबसे पहले बोला था कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। जल्दी इसके ऊपर बिल लाया जाएगा और किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाएगा या बैन किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर यह बताया गया है कि अभी हेट स्पीच हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। हेट स्पीच को लेकर के यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो, अभी हरिद्वार में कुछ ऐसी असेंबली क्रिएट होती है और उस असेंबली में हेट स्पीच को लेकर के कुछ प्रॉब्लम होती है। अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें एक टीवी डिस्कशन की यहाँ पर बात की गई है कि उसमें ये बोला गया कि जो शिवाजी थे उन्होंने भी ये बोला था कि इंडिया को वो एक हिंदू स्टेट के रूप में, हिंदू कंट्री के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो राइटर हैं उन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात क्लियर की है कि शिवाजी ने कभी भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू के अकॉर्डिंग इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं। उनका मानना ये था, मेजर प्रॉब्लम उस टाइम ये थी कि जो औरंगजेब है उस टाइम मुगल एम्परर थे और उन्होंने जजिया टैक्स लगा रखा था, हिंदुओं के खिलाफ में टैक्स था, इसलिए वो चाहते थे कि सभी को इक्वलिटी दी जाए। उन्होंने एक लेटर भी लिखा औरंगजेब को और उसमें ये बात भी बोली थी कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने हमेशा इक्वलिटी को मेंटेन किया था। जैसे कि अकबर को एक राजा, एक तरीके से मुगल बादशाह इसीलिए नहीं बोला गया था क्योंकि वो सभी रिलीजन को साथ लेकर के चलते थे। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को तोड़वा दिया, जिसकी वजह से जो एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो इसमें राइटर का ये मानना है, राइटर ने ये बोला है कि देखो, जो शिवाजी है उन्होंने कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने इस्लाम को भी इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि इस्लाम जो है वो, कुरान जो है एक इम्पोर्टेंट बुक है इस्लाम की, और वो ये सिखाती है कि हम सब इक्वल हैं। भले ही हम मंदिर में जाकर के पूजा करें, भले ही हम एक चर्च में जाकर के पूजा करें, लेकिन जो गॉड है, जो सुप्रीम पावर है, वो इक्वल है। तो जो हिस्ट्री है उसको आप प्रेजुडिस नेचर से ना देखकर एक लिबरल नेचर से अगर आप देखोगे तो हमारी जो कल्चर और हेरिटेज है वो हमें प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, और उसको काफ़ी लिबरल तरीके से अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो इस तरीके की जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो भी आना बंद होंगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये देखो अभी हमने COP26 की जो मीटिंग हुई उसमें इंडिया ने टारगेट लिया कि 2070 तक हम हमारे यहाँ पर जो भी कार्बन एमिशन है उसको नेट न्यूट्रल करेंगे। तो इस आर्टिकल में ये जो राइटर हैं उनका मानना ये है कि प्रेजेंट टाइम में जो हम बजट लेकर के आने वाले हैं उसमें इस तरीके की स्टार्टिंग हमें देनी चाहिए कि जो एमिशन है उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके,
नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर ऑक्सफैम रिपोर्ट को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कोविड के दौरान हमारे जो इंडियंस हैं उनकी जो इनकम है 84% हाउस होल्ड जो हैं उनकी इनकम 84% तक कम हुई है, लेकिन जो बिलीनियर्स की जो संख्या है हमारे इंडिया में वो इंक्रीज हुई है। जो बॉटम 50% है उनकी टोटल इंडिया में इनकम है 6%, लेकिन जो बिलीनियर्स की इनकम है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो इनइक्वलिटी है वो इंक्रीज होगी, पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो और ज़्यादा इंक्रीज हमारे यहाँ पर हुआ है। कोविड के दौरान हमने देखा कि जो गरीब हैं वो और गरीब होते गए और जो अमीर है वो और अमीर होते गए। आज के जो एक्सप्लेन्ड पेज पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है डबल इंजन। डबल इंजन के बारे में ये बताया गया है कि बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, उसमें ये वर्ड काफ़ी यूज़ में लिया जाता है। स्पेसिफिक जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनका ये बोलना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी और अगर स्टेट में भी आप बीजेपी से रिलेटेड गवर्नमेंट लेकर के आते हो तो आपको ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, आपके यहाँ पर ज़्यादातर क्या होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। इसी को डबल इंजन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप एक जनरल अवेयरनेस के लिए इसको देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो WHO ने 2 ड्रग्स को और ज़्यादा अलाउ किया है कि कोविड को लेकर के अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो इन ड्रग्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो वैक्सीन है इन ड्रग्स हैं, इनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं, किन किन ने इनको बनाया है। एक जनरल अवेयरनेस के लिए आप इनको देख सकते हो, बारबी, सिटीनिब और यहाँ पर सोटोविवब ये नाम है। यहाँ पर जो आर्टिकल है अभी हमने देखा कि हमारी इंडियन आर्मी जो है उसने 74th अपना इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि हमारी आर्मी की जो यूनिफॉर्म है उसको चेंज किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी आर्मी का जो हर पार्ट है उसकी यूनिफॉर्म को चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ कॉम्बैट जो आर्मी है उसकी यूनिफॉर्म को चेंज किया गया है। इसके अलावा जो ऐसी आर्मी के जो पार्ट हैं जिनकी पोस्टिंग होती है पीस एरिया में या फिर सेरेमोनियल यूनिफॉर्म्स ही उनकी बनी हुई है, मतलब पहले जो यूनिफॉर्म है वही यूनिफॉर्म है। अब ये जो चेंज हमने किया है यूनिफॉर्म में, इसका कारण क्या है? अब जो नई यूनिफॉर्म है उसमें कुछ डिफरेंट पैटर्न को हमने फॉलो किया है, डिफरेंट जो बैटल मटेरियल है उसको फॉलो किया है। कारण क्या है कि हमारी आर्मी जो है वो हिली एरिया में भी जाकर के लड़ते हैं, माउंटेनियस एरिया में भी लड़ते हैं, फॉरेस्ट वाले एरिया में भी लड़ते हैं और डेजर्ट रीजन में जाकर के भी लड़ते हैं। हमें पता है हमारी वेस्टर्न बॉर्डर जहाँ पर BSF वर्क करती है, तो इन सब की जो ड्रेस है उसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो हमारा सैंडी एरिया है वहाँ से भी ये मैच हो सके, फॉरेस्ट वाले एरिया है वहाँ पर भी मैच हो सके, ताकि इनका जो रिकॉग्निशन है उनको पहचानना मुश्किल हो सके और इजीली वो उस एरिया में रह करके अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। इसीलिए ये जो इनकी ड्रेस है उसको चेंज किया गया है, तैयार किया गया है। इस ड्रेस को निफ्ट के द्वारा, निफ्ट की एक टीम ने मिलकर के इसको तैयार किया है और 4C के ऊपर कंफर्ट, क्लाइमेट, कैमोफ्लेज, मतलब एक तरीके से चालाकी के साथ में कि आप दूसरे को धोखा दे सको, इस तरीके से इसको तैयार किया गया है। और कॉन्फिडेंशियलिटी, इन 4C के ऊपर इस ड्रेस को तैयार किया गया है। इसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो बेहतरीन क्वालिटी का है, ताकि हर एरिया में ह्यूमिड हॉट कंडीशन हो, लाइट वेट इसको बनाया गया है ताकि बहुत कंफर्टेबल तरीके से बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो सके। इस तरीके से इसको तैयार किया गया है कि जो हमारे आर्मी पर्सनल हैं उनको इसको पहनने में कोई भी दिक्कत ना हो। हर एरिया में हर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये इजीली उसको वेयर कर सके और इजीली इसको कैरी कर सके। तो ये इम्पोर्टेंट चेंजेस है और ये इम्पोर्टेंट तरीका है कि हमारी जो आर्मी पर्सनल है उनको हम सुविधा प्रोवाइड करेंगे तो उससे जाकर के हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो यहाँ पर जो तैयार किया गया है उसमें हर पॉइंट को रखा गया है, कंफर्ट को भी ध्यान में रखा गया है, क्लाइमेट को भी ध्यान में रखा गया है और एक तरीके से जो काम होता है कि देश को प्रोटेक्शन करें, लेकिन जो इंजरी है, जो हमें नुकसान है वो कम से कम हो। और इसीलिए हर एरिया के अकॉर्डिंग जो ड्रेस है उसको तैयार किया गया है ताकि इजीली इनको रिकॉग्नाइज ना किया जा सके और जो एनिमी पर्सनल जो हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो कम से कम हो और हमारी आर्मी के जो पर्सनल हैं उनकी जो डेथ हम देखने को मिलती है वो कम से कम हो सके और उसमें जो ड्रेस है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके। तो ये हमने आज का जो इंडियन एक्सप्रेस है इसके इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ हैं उनको डिस्कशन किया है एक्सप्लेन्ड पेज पर। अब जो हमारा वर्ल्ड पेज है उस पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कोवैक्स एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि इस तरीके का इनिशिएटिव हो, और इस इनिशिएटिव को यूएस ने बैक किया था। यूएस ने बोला था कि हम वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे जो पुअर कंट्रीज हैं उनको। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि इस प्रोग्राम के तहत, कोवैक्स इनिशिएटिव जो था, इसके तहत 1 बिलियन डोजेज जो है वो पुअर कंट्रीज को प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन को लेकर के है। यूक्रेन ने एक तरीके से आरोप लगाया है रशिया के ऊपर कि अभी हमारे ऊपर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कुछ इन्वेजन किया, और एक तरीके से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ करते हुए, मतलब डायरेक्ट अटैक नहीं किया, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है, मालवेयर है, उनका यूज़ किया, जिसकी वजह से यूक्रेन के जो गवर्नमेंट की बहुत सारी साइट्स हैं वो हैक हो गई थी। तो इस तरीके की जो रशिया है वो थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को। ओके, तो ये आज का इंडियन एक्सप्रेस का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।